सबसे पहले हमने पढ़ा, फिर वो बच्चे को ज्वाइन कराया था आज, एक सेकंड, नाम क्या है उसका? चल कोई बात नहीं, जान। मोक्ष आ गया क्या? ये लर्न आ जाओ। अब हम शुरू करते हैं चरक सूत्र 17। यंत्र शीर्षी अध्याय व्याख्या श्याम स्मा भगवान आते। तो हमने पहले स्वास्थ्य प्रेषित चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, ये चार चतुष्क पढ़ लिए थे। ठीक है, चार 16 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब 17 चैप्टर है। कौन सा चतुष्क चल रहा है? कौन सा चतुष्क है तुषार? हाँ, जागता रहना, सोना मत। वैसे आके सो लेता होगा ना आजकल। चलो, इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है। कितने? तो ये 6 क्वेश्चन है, तो 6 पॉइंट में खत्म हो जाता है। ठीक है ना? कितने पॉइंट में? 6 पॉइंट में। तो ये 6 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? कियंतः शीर्षि प्रोक्ता रोगा हृदि च देहिनां कति चापि अनिलादीनां रोगाः मान विकल्पजा क्षया कति समाख्याता पिटका कति च अनगः गति कति विदा च उक्ता दोषाणाम दोष सूदन। इन क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, इन क्वेश्चन के आंसर आएंगे, बस और कुछ भी नहीं। तो इस चैप्टर का नाम कियंत शीर्षि आएगा, क्योंकि शिरोरोग से शुरू होता है, शीरे गुप्तमांग, इसीलिए यहाँ पर इस चैप्टर को हमने कियंत शीर्षि नाम दिया है ऐसे। ठीक है ना, मतलब कुछ नाम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर उत्तमांग में आता है और सिर प्रधान सभी इंद्रियां वहां अधिष्ठित है, इसलिए। और सबसे पहले शिरोरोग का वर्णन, इसलिए इस चैप्टर का नाम इस बेसिस पे है। अब आ जाओ आगे। कियंत शीर्षि प्रोक्ता हो गया। ठीक है, पहला क्या है? मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं? पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 5 सिर रोग होते हैं, उनका वर्णन आएगा। फिर हृदय रोग कितने होते हैं? वो बोलेगा 5। फिर उनका डिस्क्रिप्शन आएगा पूरे डिटेल में। फिर वात पित्त कफ तीनों के अलग अलग द्वंद्व सन्निपात, मतलब एक दोष के हिसाब से, दो दोष के हिसाब से, तीन दोष के हिसाब से उनका सन्निपात, क्षय, स्थान और वृद्धि, इनके भेद से मान आएगा, या फिर विकल्प से भेद आएंगे। ठीक है, और उनसे होने वाले कितने रोग होते हैं ये। ठीक है, थर्ड। चौथा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। वातादि दोष और धातुओं के क्षय कितने होते हैं? कितने क्षय है? 18 क्षय। पीड़िकाएं कितनी होती है? तो यहाँ पर प्रमेय पीड़िका का वर्णन आता है। और है दोषों को नष्ट करने वाले। फिर वातादि दोषों की गतियां कितनी है? बस ये 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इन 6 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, बस वाइस वर्सा। ठीक है, आज मुस्कान कहाँ गई? हेमंत, ये मत बोलना मेरे साथ बैठी है। तुम्हारा आइडिया अच्छा है बोलना। नहीं, वैसे रमन मुस्कान के साथ बैठ रही थी, मुस्कान रमन के साथ नहीं बैठी। बोलो बोलो बोलो। आ रही हूँ, एक ही रूम में तो रहते हो तुम्हारे तो ये कौन सा है? सामान्य दृष्टि है क्या? या शेषवत है, पूर्ववत है? कौन सा है? हाँ, क्या बात। चलो फिर अब हम शुरू करेंगे। देखो लिखा, पहले क्वेश्चन का आंसर आया, देखो सिर में, देखो लिखा दृष्टा पंच शिरोरोगा। ठीक है, 5 शिरोरोग पहले क्वेश्चन का आंसर। कितने शिरोरोग? 5 शिरोरोग। फिर 5 हृदय रोग। कौन कौन से? वही सेम, वात पित्त कफ सन्निपात और एक क्रमिज। तो शिरोरोग के सेम भेद है, कौन कौन से? बोलो, कौन कौन से सेम भेद है शिरोरोग के?
बोलो वात पित्त कफ सन्निपात, याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है। फिर इनकी क्षय वृद्धि से 62 रोग होते हैं, देखो लिखा है वात पित्त कफ, इनमें क्षय स्थान वृद्धि आदि मान विकल्प से 62 रोग होते हैं, याद रखना 62, ठीक है। कृमिज भी 24। फिर क्षय कितने होते हैं, मतलब धातुओं के क्षय, मलों के क्षय, ये सब क्षय मिला के ओजक क्षय, ये टोटल क्षय मिलाकर कितने हो जाते हैं 18। किसका क्षय नहीं बताया आचार्यों ने, किस चीज का क्षय नहीं बताया, श्वेत, क्या श्वेत क्षय नहीं बताया, ठीक है। अब आया यही क्वेश्चन आएगा कि चरक ने कौन सा क्षय नहीं माना या नहीं वर्णित वर्णित नहीं की, आंसर जाएगा श्वेत क्षय। अरे इस साल ओजक क्षय का क्वेश्चन आया था ना, फिक्स है, ओजक क्षय से आया था, संधि अस्थि क्षय सबसे आया था क्वेश्चन, फिक्स। आओ वेलकम, श्री 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 1008 बार मुस्कान जैन। नमस्कार भाई नमस्कार। तो कहाँ घर चली गई क्या बात है, घर आजा परदेसी, तो रमन बोली तू घर चली गई, पहले रह के आई गर्मियों में, याद नहीं, पहले गर्मियों में रह के आई, याद नहीं, वो ले ली जितना रहना था एक साथ, पहले अगर इधर रहती तो अब जाने का मजा आता ना तुझे, अब जाने का यूं रहता है कि चलो पहले पढ़ ली, हम तो हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो पहले तुमने, वाह भाई वाह, बस बस, गदर देख ही लगता है इसमें। चलो आ जाओ। 6-18 प्रकार के होते हैं। मधुमेह की पीड़िकाएं कितनी होती है, मधुमेह की पीड़िकाएं 7 होती, कितनी होती है भाई, मैं एंटरटेन कर नहीं रहा सॉन्ग बोल के, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ संदर्भ वाले, एंटरटेन तो तुम वैसे ही होते रहते हो, है ना। तो मधुमेह की पीड़िकाएं मतलब यहाँ प्रमेह पीड़िकाएं 7 होती है, तो दोषों की गतियां 3 प्रकार की। अब हम सुनते हैं शिरो रोग, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आप कोई भी पेशेंट आए ना, ये सब चीजें अगर जानते हो आप, उस पेशेंट में कोई भी शिरो रोग को आप डायग्नोस कर सकते हो। ये 8 9 10 11 ये लाइन आपको याद हो विद कंसेप्ट, ऐसे नहीं कि रट लिया तो वैसे पता नहीं चलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ओवरऑल इन हेतुओं से क्या होगा बताओ, ओवरऑल इन हेतुओं से क्या होगा, बोलो इन हेतुओं से क्या होगा ओवरऑल, रक्त दृष्टि होगी, क्या होगा, देखो लास्ट में लिखा है सीरस्य अस्त्रम च दुष्यति, तो वो सिरोगत रक्त की दृष्टि होगी, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, समझ गए। चलो आ जाओ, फिर आया, अब मैं पढ़ता हूँ एक एक हेतु, और आपको ध्यान लगाना है, किसी को कोई समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लेना, वरना मैं फटाफट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहला रोगा सर्वपि जायन्ते वेगोदीन धारणे, तो सबसे पहले जो भी उदीन धारण अधारणी वेग का धारण करेगा तो उससे क्या होगा, हमेशा उदावत होगी, और उदावत एक सिरोरोग का हेतु है, ठीक है। तो संधारणार्थ पंचमी विभक्ति चलेगी, यहाँ कौन सी विभक्ति चलेगी, पंचमी विभक्ति, किससे, संधारणार्थ दिवा स्वप्नार्थ रात्रो जागरणार्थ मदात, ठीक है ना। तो क्या है, संधारण से, दिवा स्वप्न से, दिन में सोने से कई बार सर दर्द हो जाता है उठने के बाद, क्यों हो जाता है उसका कारण। फिर मदात, मद की वजह से, नशे की वजह से, या फिर किससे, कोई भी नशीली ड्रग्स के सेवन से। अच्छा आपने कभी कोई मूवी देखी है, कोई ऐसी मूवी देखी है जिसको किसी को वो हीरोइन का या इनका नशा हो जाता है, फिर वो ऐसे करके यूं दिखाते हैं मुझे ड्रग्स दे दो कोई, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विड्रॉल सिम्टम। तो जब कोई भी ड्रग्स का एडवर्स रिएक्शन होता है तो उसका विड्रॉल सिम्टम आता है, जब उसको हम बहुत दिनों तक नहीं लेते,
उसके रिसेप्टर आपको स्टिमुलेट करते हैं कि भाई मुझे चाहिए वो। तो फिर क्या होता है, उसके विड्रॉल सिम्टम आते हैं, और वो इसीलिए उच्चर भाष, ज्यादा बोलने से, ऊंचा बोलने से। फिर अवश्य है मतलब, अच्छा बताओ अवश्य है और किसका हेतु है? नेत्र रोग होगा। इसीलिए क्यों, जब सिर की बात आ गई तो ये ऊर्ध्व जत्रुगत, ये क्लेविकल है ना, इससे ऊपर वाले सारे रोग कंसीडर हो जाएंगे, ध्यान रखना है। इससे ऊपर वाले सारे रोग किस में आएंगे, चाहे वो मुख रोग हो, दंत रोग हो, नासा रोग हो, अक्षी रोग हो, कर्ण रोग हो या सिर रोग, सभी सिर रोग में आते हैं। ध्यान रखना, ये समझ गए ना आप, तो आपको इन हेतुओं का कोई मतलब है आप पेशेंट में, आप तभी पूछ पाओगे, वरना आप नहीं पूछ पाओगे। ठीक है, आपको कभी स्ट्राइक ही नहीं करेगा। अवश्य है प्रागवात, प्रागवात डायरेक्ट हवा लगती, सर दर्द, मैथुन अति मैथुनात, फिर गंध असात्मात, कोई कोई खराब गंध सूंघ ली तो सर दर्द हो जाता है। फिर आग्रातात, कोई गलत चीज सूंघ ली। फिर रजो धूम हिम आतपात, रज धूम और हिम की वजह से, आतप की वजह से क्या हो जाएगा, सिरो रोग हो जाएंगे, सिर में रक्त की दृष्टि हो जाएगी। फिर अब आया गुरु अम्ल हरितात, क्या आया, अनादति। ठीक है ना, गुरु अम्ल हरित, इन सभी का सेवन करने वाले, मतलब मिर्ची मसाले का ज्यादा सेवन करना। ठीक है ना। फिर शीत अम्बु सेवना, कभी होता है ना ठंडा ठंडा पानी पी लिया, सिर में चढ़ जाता है, या कुल्फी खा ली, सिर में चढ़ जाता है, शीत अम्बु सेवना, सिरो भी कहता है, सिर में चोट लग गई। फिर दुष्ट आमाद, कितना इंपॉर्टेंट है, दुष्ट आमाद मतलब आम दोष की अत्यधिक दृष्टि, किसका हेतु है, सिरो रोग का। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हेतु है आज की तारीख में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आम दोष क्या है, और आम दोष आपको पता है सारे, मैंने सबसे पहले आपको बेसिक्स में आम दोष पढ़ाया। ये कहाँ गई, आम दोष का लक्षण याद है, आम दोष का लक्षण स्रोत बलभज गौरव निमित्ता, वही। तो उसमें तो आम दोष ज्यादा दूषित होंगे, कोई स्थान संचय कहाँ पर करेंगे, कहाँ करेंगे, सिर में करेंगे, तो वो सिर की व्याधियां करेंगे। ठीक है ना। फिर रोदनाथ, ये तो सबसे सबसे कॉमन है, कोई लोग किसी के घर में कभी कोई पीठ वेट देता है या कोई ज्यादा दुख होता है, तो कोई ज्यादा रो लेता है, उसके बाद उसको हेडेक हो जाता है। ज्यादा रोने से क्या होता है, हेडेक हो जाता है, इसीलिए अति रोदनाथ, तो पंचमी विभक्ति, ज्यादा रोने से, याद रखना है। फिर वाष्प निग्रहात, वाष्प निग्रहात मतलब अश्रु वेग धारण, बिल्कुल नहीं रोना, सिर दर्द हो जाए, ज्यादा रोने से सिर दर्द हो जाएगा, या बिल्कुल नहीं रोने से, इसलिए वहां आएगा ना, आता है ना, अरे वाष्प विवेक निग्रह में आता है शिरो रोग, अक्षी रोग, बताओ। अभी क्या बोला था, पहला ही हेतु क्या है, शिरो रोग का पहला हेतु संधारनाथ, तो आपने वेग धारण कर दिया, तो अब वापिस उसको अलग से बोल रहा है, देखो कि वाष्प निग्रह कर लिया या ज्यादा रो लिया, तो उस वजह से क्या होगा, शोक रूपी शैली से वहां पर सिर दर्द होगा। फिर मेघ, है ना, मेघ गमात, मनस्ताप देश काल विपर्यात, और ये सबसे बढ़िया है। आकाश में बहुत बार क्या होता है, गांव में मौसम विभाग होते हैं ना, कुछ लोग मौसम विभाग का काम करते हैं, हाँ मेरे जोड़ों में दर्द होने लग गया, बादल या बारिश होने वाली है ना, तो वो उनको क्यों, क्यों, क्योंकि जब भी, हाँ बस, जब भी क्या होता है, सूर्य मेघोदय निशी, बादल आते हैं या बादल आने वाले होते हैं, आम दोष शरीर में बढ़ता है, क्या बढ़ता है, आम दोष बढ़ता है। सामवाद का लक्षण था ना, स्नेहातीर वृद्धि मापनोति, सूर्य मेघोदय निशी आता है। तो सूर्योदय मेघोदय, मेघोदय का मतलब बादल आना, तो बादल आएंगे तो वो उनको पेन शुरू हो जाएगा घुटने में, ठीक है ना, क्योंकि वो साम दोष का लक्षण है। ठीक है ना, मतलब सामवाद, तो इसीलिए ये आया, इसलिए मेघ, मेघा नाम। फिर मानसिक कष्ट, तो किसी को मानसिक कोई दुख है, वो स्ट्रेस ले रहा है, तो उसको हेडेक रहता ही है। फिर देश और काल के विपरीत से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देश और काल के विपरीत, काल विपरीत होने से, वातादि दोष की कुपित देखो लिखा,
वातादयस प्रकुप्यते, वातादि दोष सभी कुपित हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, वो सिर में जाके रक्त को दूषित करेंगे। तो शिरस्य अस्त्रम च दुष्यति, फिर वे सिर में जाकर रक्त को दूषित करेंगे। और उसके बाद तथा शीर्षि जायते रोगा विविध लक्षण, और अनेक लक्षणों वाला शिरोरोग होगा। अब उसके लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। आप समझ गए शिरोरोग का मतलब क्या, इस पूरे उत्तमांग में होने वाले रोग। अगर आप पकड़ पाओगे तो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कौन सा शिरोरोग, सिर की परिभाषा कि शिरोरोग क्या आएगी। तो पहले सिर की परिभाषा, क्योंकि शिरोरोग क्यों बोला सबसे पहले, कियंत शीर्षि क्यों बोला, इस चैप्टर का नाम क्यों बोला कि क्योंकि उत्तमांग है ये, इसलिए लिखा है प्राण प्राण व्रता। तो पहले तो यहाँ क्या रहता है, प्राण। तो प्राणा प्राण व्रता यत्र श्रिता सर्वेंद्रियाणि, सभी इंद्रियां रहती है ना। अरे सभी इंद्रियों का अधिष्ठान है ना पंचेंद्रियां, इनका अधिष्ठान। फिर यद उत्तम अंगम, क्या बोला, यद उत्तम अंगम अंगानाम, अंगों में भी उत्तम अंग कौन है, सिर। इसलिए लेगा यद उत्तम अंगम अंगानाम सिर तद अभिधीयते, उसको सिर कहा जाता है। अब आ जाओ शिरोरोग के उदाहरण। देखो यह है कि शिरोरोग के उदाहरण, अब इसमें शिरोरोग के उदाहरण में आप समझ लेना। अब आपको पूरे आयुर्वेद में जितनी भी डिजीज आपने पढ़ी है उनको माइंड में क्लिक करना। जैसे क्या बोला, अर्धावेदक। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यार शिरोरोग तो बात पित्त कफ सन्निपात जो रक्त बोला, अर्धावेदक क्यों नहीं बोला, इसने एग्जाम्पल दिया। कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अर्धावेदक है ना, वो शिरोरोग के अंदर है। बाकी मैं दोष के अकॉर्डिंग आपको लक्षण बता रहा हूँ। अगर आप बात दोष के लक्षण आए और वो बोले मेरा आधा सर दुख रहा है, तो वो बात का अर्धावेदक आप कंसिडर करना। इस तरह से आपको समझना। इसको बोला हेमिक्रेनिया। तो अर्धावेदक को याद सर्वम वारुचित सिर, या फिर पूरे शरीर में वेदना, या पूरे सिर में वेदना। अर्धावेदक है संपूर्ण सिर में वेदना, हेडेक। फिर प्रतिशाय। अब बताओ प्रतिशाय कहाँ करोगे, प्रतिशाय काय करोगे, नासा का। एक्चुअल में नासा रहोगे ना। तो आप सोचो कि पहले तो शिरोरोग की बात करी, तो मैंने बोला था ना कि जब भी शिरोरोग की बात आएगी, मुख के, दांत के, जीवा के, गले के, नाक के, कान के, आंख के और सिर के, सारे रोग इसमें हम कंसिडर करेंगे। तब जाके हमको उन हेतुओं को पेशेंट में आइडेंटिफाई करने को मिलेगा, क्योंकि हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हेतु पता चल गया ना आपको, तो हेतु फ्री चिकित्सा करनी है आपको, मेडिसिन की बहुत ज्यादा नीड नहीं होती। ठीक है ना, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मेडिसिन बहुत कम प्रिफर करना चाहिए। ठीक है ना, औषधि वीर्य प्रदान होती है और आहार रस प्रदान होता है। आपको जो षड्रस की चिकित्सा है वही तो है पूरा पंचमहाभूत का खेल। शरीर में जो धातुओं का बैलेंस है, पंचमहाभूत का बैलेंस है, वो उस षड्रस क्या, औषधि तो वीर्य प्रदान होती है, वो अपने वीर्य को कोई एक्टिव पोटेंसी जाती है तब वो काम करती है। इसलिए आपको हमेशा आहार को प्रेफर करना चाहिए, डाइट। अब आ जाओ अगला क्या, प्रतिशा मुख, मुख रोग। अब मुख रोग कितने बताए, सुश्रुत ने, चरक ने, चलो याद करो कितने बताए। फिर अक्षी रोग, नेत्र रोग कितने हैं, 76। मुख रोग 65, नेत्र रोग 76। ठीक है, अब आ जाओ कर्ण रोग। सुश्रुत के बोलो वहां मेजरली बताया तो क्योंकि शालाकी वाला पार्ट है, वेदेराज निमि। शाला के स्पेशलिस्ट कौन है, वेदेराज निमि। तो हम कहीं की पढ़ो, हमारा पर्पज होना चाहिए केवल चिकित्सा। क्योंकि हम न कि हम संहिताओं को बाद में रखेंगे, हम आयुर्वेद को पहले रखेंगे। क्योंकि वहां पर पहले अवतरण किसका हुआ, कोई बोले कि चरक संहिता का अवतरण हुआ, ऐसा नहीं है। अवतरण किसका हुआ पृथ्वी पर, आयुर्वेद का। फिर अग्निवेश ने तंत्र का निर्माण किया जो चरक संहिता के नाम से विख्यात। हमारे लिए पहला मुद्दा क्या है, हमारे लिए आयुर्वेद प्रायोरिटी। हमारे लिए कोई संहिता प्रायोरिटी नहीं है। हम किसी भी संहिता से इलाज करें, एग्जैक्टली वो है आयुर्वेद। वो किसने लिख दिया है, उसका नाम दे दिया, इसका मतलब वो उस नाम से अभी चल रहा है प्रचलन में, लेकिन एक्चुअल में साइंस तो आयुर्वेद आई है। ठीक है, तो प्रतिशाय मुख नासा अक्षी कर्ण शिरोरोग, शिरोरोग आगे ना। अब शिरोरोग काउंट करना, आप शिशुत ने कितने बोले, 11, 9, 12, 10, कितने बोले, 15। चलो फिर शिरोभ्रम, शिरोभ्रम। फिर अर्दित शीर्ष कंपो, ये बात कहती है। अर्दित हो गया पैरालिसिस, शीर्ष कंप,
गल मन्या हनुग्रह, गले में मन्या में हनुग्रह, आगे नहीं सारी विधि। अरे क्लेविकल से ऊपर वाली सारी डिजीज आ रही है ना। ऊर्ध्व जत्रुगत सभी रोग किसमें आएंगे? सिरो रोग में आएंगे, उत्तमांग के रोग आएंगे, ठीक है। फिर विविध चापरे और बोल रहा है कि वातादि दोष और प्रमेयों से उत्पन्न होने अनेक रोग, अनेक जो सिर में होते हैं, ठीक है। अब 5 प्रकार के सिरो रोग देखो, एक यहाँ बताया गया सिरो रोग के अतिरिक्त अष्टोदरी अध्याय में 5 प्रकार के रोग। अष्टोदरी अध्याय कौन सा अध्याय है जहाँ पर किसका वर्णन आता है? व्याधियों के नानात्मज के सामान्य। कौन से विकार आते हैं अष्टोदरी में? सामान्य के नानात्मज। सामान्य रोग कितने हैं? सामान्य रोग टोटल कितने बताएं? 48। वाह शाबाश, पूजा और मुस्कान एप्रिशिएटिंग। क्या बोलो, दोनों गलत बोलोगे आप। 48 है ना? क्या क्या आपको इतना भी याद नहीं? चला तो उनका इसीलिए तो शिव रोग वहां आया है। तो संख्या संप्राप्ति अभी किसी व्याधि की संख्या संप्राप्ति चाहे तो किसी चैप्टर के अकॉर्डिंग जाती है। अगर संख्या संप्राप्ति के अकॉर्डिंग आंसर करना हो तो किसके अकॉर्डिंग? चरक सूत्र 19 के अकॉर्डिंग याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, अब आया वातस्र रोग के निदान। देखो वातस्र, अब बताओ मुझे ये बताओ कि आपको कोई पूछ नहीं, आपको कोई बताएगा, कोई बताएगा क्या कि वातस्र रोग के निदान क्या होंगे? आप सोच सकते हो? वात को प्रकोप करने वाले रस कौन से हैं? कटुतिक कषाय। फिर हेतु या विहार क्या है? उच्चैरपाश्यम, अभिघातम। फिर बाह्य हेतु वायु का स्पर्श आदि, वेग धारण, उपवास, अभिघात, वमन, विरेचन का अतियोग, ये सभी बात को जो जो भी लंघन के अतियोग वाले लक्षण है, बोलो लंघन और रुक्षण के अतियोग वाले कंडीशन है, वो सभी बात को बढ़ाएगी। देखो उच्चेर भाष्य, अति भाष्य, ऊंचा बोलना अभी पहले आया था, पहले कॉमनली आया था क्या? 8 9 10 11 में, उनमें से ही बात के स्पेसिफिक हेतु बता रहे हैं आप, उन्हीं के अंदर से, ठीक है। उच्चेर भाष्यम, अति भाष्यम, तीक्ष्ण, ये ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट लगाना, तीक्ष्ण पानात प्रजाग्रात लगाया। ब्रैकेट लगाना मतलब उसको आपके पास जो हाइलाइटर हो, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हो, उससे मार्क कर लेना। तो तीक्ष्ण पानात प्रजाग्रात। और टेस्ट के लिए तैयार है ना? टेस्ट के लिए तैयार हो? अरे आने दो, करते हैं। फिर शीत मारुत संस्पर्शात व्यवायात वेग निग्रहात, इन सभी से बात बढ़ रही है ना? शीत के स्पर्श से, अरे ठंड से बात बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये बताओ। बात किस गुण से कुपित होती है? शीत गुण से बात कुपित होती है यार। जब तक उष्ण गुण रहेगा ना, बात केवल संचित हो सकती है, कुपित कभी नहीं हो सकती। याद रखना है, उष्ण आदि रुक्ष गुण से बात का संचय होता है, लेकिन रुक्ष आदि शीत गुण आ गया, कुपित हो जाएगी। इसलिए शीत गुण बात के प्रकोप में हेतु है और उष्ण गुण बात के शमन में हेतु, ये ध्यान रखना। संचय के बाद अगर स्निग्ध के साथ क्या आ गया? उष्ण आ गया। क्या गुण आ गया? स्निग्ध के साथ उष्ण गुण आ गया तो बात का शमन हो जाएगा। ये दोनों स्नेह में रहते हैं, इसलिए शीत मारुत स्पर्शाद विवाहित वेग निग्रहात, उपवास, उपवासात अभिघातात विरेक वमन अति, वमनात अति, वाष्प शोक भय त्रास, वाष्प आ गया ना, वाष्प ज्यादा रो लिया, शोक ज्यादा दुखी हो गया, भय डर गया, त्रास कर रहा है। फिर त्रासाद भार, ज्यादा भार उठा लिया, कूली वाला काम। मार्ग अति कष्णा, ज्यादा पैदल चल लिया, 20-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो बात हो जाएगी। फिर शिरोगता शिरा बद्धो वायु भविष्य कुपित, और अब शिरोगत क्या बोल रहा है? शिरा में बात बढ़कर कुपित हो जाएगी। फिर तथा शूलम मातश, बहुत भयंकर पेन करेगी, बड़ा पेन,
और बड़ा पेन हमेशा कौन करता है? वात करता है। वातात समुपजायते, वातात मतलब वह वात से होगा, सिर में वात की वजह से भयंकर पेन होगा। अब इसके लक्षण क्या आएंगे? अब बताओ, वात के लक्षण मतलब वात के आत्मरूप क्या? वात के लक्षण मतलब वात के क्या? वात के आत्मरूप, आत्मरूप, ठीक है ना? कहाँ आते हैं शुभ? सुरजीत कहाँ आते हैं? वात के आत्मरूप कहाँ आते हैं? मुस्कान को तो पता है ना, क्वेश्चन करने से पता चलता है। चलो अब आ जाओ, निस्तुत्यते, ब्रैकेट लगाना, मार्क करना। निस्तुत्यते प्रशंसको गाटा संबितते तथा, तोद करेगा, वेदन करेगा, फोड़ेगा। फिर सभ्रू मध्य ललाट, यहाँ पर पेन इधर बीच में, सिर के बीच, ब्रैकेट लगाना। तप्ती वति वेदनम किसका लक्षण है? क्वेश्चन आपका आएगा और गलत होगा तो यही होगा कि तप्ती वति वेदनम किसका लक्षण है? बोलो, तप्ती वति वेदनम किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट। पित्त मत लगा देना, ठीक है ना? पित्त मत लगा देना, इसको देख के बात लगा। अब आ जाओ, वेदते स्वर्णत श्रोते निष्पत्ति च विक्षिणी गुणति ये शिर सर्व संबित संबित संदीप्य इव मुंचते स्फुरति अपि शिराजालम स्तप्यते च शिरोदरा स्निग्ध उष्णम उक्षेते। उक्षय आ गया ना, स्निग्ध और, अच्छा यहाँ गुण क्यों बताया? क्योंकि बात किससे कुपित हो रही है? गुण सामान्य से। किससे? वो हेतु समझो, कौन से हेतु से? गुण सामान्य से। इसीलिए चिकित्सा किससे होगी? गुण विशेष से। समझ गए? पहले पढ़ रही बात। अब आ जाओ, आगे क्या था? हाँ, स्निग्ध उष्ण उपसेद, उपसे किससे मिलेगा? स्निग्ध और उष्ण से, क्योंकि स्निग्ध और उष्ण दोनों किस में कारण है? वात्य शमन में कारण है, उपसे मिल जाएगा। च शिरोरोग अनिलात्मक है, तो वात्य शिरोरोग में स्निग्ध और उष्ण से उपसे मिलेगा। इसलिए हमेशा हर व्याधि में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्या होता है? उपसे अनुपसे होता है। क्या होता है? उपसे अनुपसे होता है। अगर ये नहीं पता ना, तो आप पेशेंट को कभी ठीक नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। क्योंकि उपसे मतलब क्या? साथ में, और वही क्या है? सुखानुबंध। तो व्याधि के अंदर साथ में या सुखानुबंध होना बहुत जरूरी है, वरना अनुपचय हो गया तो व्याधि रिपीट हो जाएगी। अब आ जाओ, वातज के बाद पित्तज। पित्तज के हेतु देखो बहुत ईजी है, कटु अम्ल लवण तीनों पित्त को बढ़ाने वाला है ना, कषाय तिक्त मधुर के अपोजिट। फिर क्षार, मध्य, मध्य और क्षार से भी कुपित होता है पित्त। फिर क्रोध आतप, क्रोध से हर किसी का एक होता है, गुस्सा कर बोल देना तेरा तो भला बोला जल्दी, पित्त कुपित हो जाता है, मतलब वो क्रोध कर रहा है। आतप अनल, पित्त को बढ़ाएंगे। पित्तम शीरम संदुष्टम शिरो रोगाय करते, ठीक है, इसमें मार्क मत करना, ठीक। अब आ जाओ, लक्षण क्या है? दयते रुचिते तेन शिर शीतम सुषुयते, ब्रैकेट लगाना। शीतम सुषुयते किसका लक्षण है? शीत से आराम मिलेगा। क्या बोल रहा है वो? अरे ये उपसे बता रहा है सब में, जब बाद में उपसे बताया तो पित्त में बताएगा कि शीतम सुषुयते, शीत से उसको अच्छा लगेगा, तो शीशम सुषुयते, ठीक है। देहेषु चक्षुनि प्रश्न ब्रह्म स्वेदस्य च, सभी पित्त के लक्षण। अब आज कफ का लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन ब्रैकेट लगाना। आस्या सुखे स्वप्न सुखे गुरु स्निग्धति भोजे, सेम टू सेम प्रमेय के निदान जैसा है ना? आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददिनी ग्राम्य उदोक अनुप्रसा पयांसी,
नवान्नपानम गूढ़ विकृतम प्रमेय हेतु कपच सर्वम, तो वो करके श्लोक आता है कहाँ पर? अरे तुषार बोल दे यार। अरे बाप, चरक चिकित्सा 4 प्रमेय चिकित्सा है क्या ये गुल में, या रक्तपित्त है? मुझे रक्तपित्त, मुझे मुझे ज्यादा चरक चिकित्सा 4 रक्तपित्त है। तो ये आशय सुखम स्वप्न सुखम ये तो चिकित्सा स्थान का है। आस्या सुखे स्वप्न सुखे गुरु स्निग्धाति भोजन, ये सभी किसका निदान है? कफजन्य शिरो रोग का। श्लेष्मा शीर्षी संदुष्टम शिरो रोग कल्पित, ये पहली लाइन याद रखनी। क्वेश्चन आता है किसकी? तो कफ शिरो रोग। फिर इसके लक्षण क्या आएंगे? कफ के लक्षण आएंगे, देखो मंद रुझान, पेन नहीं होगा पर कैसा होगा? मतलब ज्यादा पेन नहीं होगा, अल्प पेन होगा पर कैसा होगा? वो भी मंद होगा। तो शिरो मंद रुजम तेन सुप्त स्थिमित्यम बारिकम, ऐसे लाया जैसे गीले कपड़े से ढका हुआ और भारी है, हेवीनेस। तो ब्रैकेट लगाना। सुप्त स्थिमित बारिकम किसका लक्षण है? कफज शिरो रोग और कफज हृदय रोग दोनों का है, ठीक है। कफज शिरो रोग और कफज हृदय रोग दोनों का है, सुप्त स्थिमित बारिकम, ठीक है, लिख लिया। फिर भवती उत्पद्यते तंद्रा, तंद्रा किस में आएगा? कफज और सन्निपात में दोनों में आएगा। ऑब्वियसली आएगा क्योंकि सन्निपात में तो सभी दोष के लक्षण आ रहे, तो कफ का लक्षण भी आएगा। फिर तथा आलस्य अरोचक, तो शिरो, ये ब्रैकेट लगा लिया, शिरो मंदिर उज्जैन तेन सुप्त स्थिमित बारिकम, और तंद्रा पे गोला कर लिया। नीचे आ जाओ। वाताद शूलम, एक एक दोष की वजह से क्या होगा? वाताद शूलम भ्रम कंप, पित्ताद दाहो मद दशा, तो वात की वजह से शूल भ्रम कंप और पित्त की वजह से दाह मद दशा। कफात गुरुत्वम तंद्रा, कफ की वजह से गुप्ता और तंद्रा होगी। शिरो रोग त्रिदोष, त्रिदोष शिरो रोग का ये लक्षण है। अब आ जाओ सत्य जटे कृमिजन्य शिरो, कृमिजन्य शिरो रोग कैसे क्रमिक कब पड़ जाएंगे? बताओ, क्रमिक कब बढ़ेंगे? कुछ खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कीड़ों को कुछ खाने को मिलेगा तभी तो वो बढ़ेंगे। समझ गए? तो देखो लिखा है तिल, शीर, गुड़। अरे बच्चे ज्यादा मीठा खा लेते हो जाता है ना, रात को सोते नहीं फिर बच्चे। तिलक, शीर, गुड़, अजीर्ण, ठीक है ना, मतलब अजीर्ण भोजन। फिर पूती, सड़ा हुआ खाना। संकीर्ण भोजनात्, पूती और संकीर्ण भोजन मतलब वीर्य विरुद्ध लेना। संकीर्ण का मतलब आ गया ना ये, अरे वीर्य विरुद्ध आ गया ना टीका से उठा के, कि संकीर्ण मतलब मैंने बताया था क्या था? वीर्य विरुद्ध भोजन। तो असंकीर्ण मतलब विरुद्ध अवीर्य, अवीर्य विरुद्ध, सॉरी, आता ना, कहाँ था असंकीर्ण भोजन? कोई बताएगा असंकीर्ण भोजन कहाँ है? स्नेह में, ठीक है। फिर अब आया बहुत इंपॉर्टेंट, संकीर्ण भोजनात् क्लेद, आ गया क्लेद। और क्लेद जहां होता है वहां पर कीड़े पनप जाते हैं, याद रखना, कृमि आ जाते हैं। ऐसा कौन बोला? ऐसा कौन बोला पुरुषेच कृमि? कृमि सिर में हो रहे हैं भाई, कृमि तो सिर में हो रहे हैं भाई, सर्कुलेशन से जाएंगे वो। क्लेद, फिर क्या बोल रहा है? अस्त्र, क्या क्या? क्लेद अस्त्र, अस्त्र मतलब रक्त, और रक्त में होंगे तो वो सर्कुलेशन से कहाँ चले जाएंगे? सिर में चले जाएंगे। क्लेद अस्त्र कफ, क्लेद इज इक्वल टू कफ। मांसानाम, मांसानाम दोषस्यो जायते, उसमें क्लेद उत्पन्न करेगा। कहाँ पर क्लेद, कहाँ कहाँ होगा? कफ, रक्त और मांस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा,
कृमिजन्य शिरोरोग में क्लेद किस स्थानगत होता है, या क्लेद की अधिकता किस किस धातु में बढ़ती है, कहाँ होता है? याद रहेगा, रक्त कफ रक्त मांस में उत्पन्न होता है। उस क्लेद से पाप कर्म पुरुष के सिर में कृमि उत्पन्न होकर गणित लक्षणों से युक्त होती है। तो देखो लिखा है तथा सिर संक्लेदात, यहाँ पंचमी विभक्ति ले रही कि सिर में वहां क्लेद की उत्पत्ति होने पर कृमि और पाप कर्म से क्या हो जाएगा, कृमि हो जाएगा, शिरो रोग जाता विभत्स लक्षण। और वो कैसे लक्षण आएगा, विभत्स लक्षण। कोई बताएगा विभत्स चेष्टा कहाँ आती है? और बिना विभत्स चेष्टा, बिना किसी विभत्स चेष्टा के कौन सी व्याधि होती है? बिना विभत्स चेष्टा की, बिना विपद चेष्टा वाली कौन सी व्याधि? मूर्छा। कौन सी मूर्छा? आगे एक्स वाई जेड तो लगाओ कुछ। सन्निपातज मूर्छा। तो सन्निपातज मूर्छा में किसके लक्षण आते हैं? किसके लक्षण आते हैं? अपस्मार के लक्षण आते हैं, अपस्मार के। किसको छोड़कर? विपद चेष्टा को छोड़कर। यही तो है। समझ गए कि नहीं समझे? पहले बताओ मेरे को समझ में आया नहीं आया। पंचमी विभक्ति का मतलब होता है कि कोई चीज से क्या होगा। मतलब जैसे कोई बोले कि दिन में सोने से ये होगा, तो वहां पर पंचमी मतलब कर्ता ने कर्म को, वो वाला। तो वहां पर पंचमी विभक्ति में होता है किसी के बाद क्या होगा, मतलब इस हेतु से क्या होगा। समझ गए ना? कोई भी हेतु आएगा और उस हेतु के सेवन के बाद जो होगा वो आएगा। समझ गए? ओ भाई फर्स्ट ईयर में संस्कृत नहीं पढ़ी क्या? विपक्ष सो रहा है क्या? ध्यान नहीं है ना, फोकस नहीं है, 100% नहीं है फोकस। कोई बात नहीं। तो यहाँ विपक्ष चेष्टा का मतलब ये है कि वो यहाँ पर उसके सिर में जब कीड़े काटेंगे ना, तो वो उसी तरह से चेष्टाएं करेगा जैसे अपस्मान में करता है कि भाई हाय मेरे सर में ये हो रहा है, वो मतलब वो मतलब ऐसे अलग अलग तरह की हरकतें करेगा क्योंकि वो कृमि काटेगा। तो इसीलिए विपक्ष चेष्टा मतलब ग्रणित चेष्टा या फिर विकृत चेष्टाएं करेगा। और इसी तरह का लक्षण कहाँ आता है? यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, विपक्ष लक्षण है और वहां आता है विपक्ष चेष्टा। यही क्वेश्चन आएगा, विपक्ष लक्षण किसका है? विपक्ष लक्षण क्रमित शिरोरोग का, लेकिन विपक्ष चेष्टा किसका है? अपस्मार का। तो बिना विपक्ष चेष्टा के लक्षण किस में आते हैं? सन्निपातज मूर्छा में आते हैं ये। अब आ जाओ लक्षण 29 नंबर, कृमिज शिरशूल के लक्षण क्या है। अब क्या क्या प्रेजेंटेशन क्या होगी? व्यथ, वेदन करेगा, कुछ कुछ उभर रहा है। फिर छेद, कोई चीरा लगा रहा है, छेदन। फिर रुजा कंडू। मैंने आपको एक फंडा लिखवाया हुआ है ना, एक फंडा कंसेप्ट लिखवाया हुआ है, बताओ क्या कंसेप्ट लिखवाया हुआ है। आयुर्वेद में कहीं भी रुचा के साथ कंडू आ जाए तो क्या लगाना है? क्रमी लगाना है। और एक और लिखो चलो, कभी भी आयुर्वेद में कंडू के साथ क्लेद हो जाए, क्या हो जाए? कंडू के साथ क्लेद हो जाए, क्या आ जाएगा? कुष्ठ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुष्ठ व्याधि की संप्राप्ति में आता है कंडू के साथ क्लेद होना। ठीक है, अब आगे आ जाओ। भुजा कंडू शोफ, शोफ होगा, इन्फ्लामेशन। दुर्गंध अति दुखितम, और वो बहुत ज्यादा दुखित होगा, सिर में है ना बहुत ज्यादा दुखी होगा। फिर कृमि रोगा तुरंत विद्यार्थी दर्शन। और
इन लक्षणों को देखकर कृमिजन्य रोग से ग्रसित या कृमि से ग्रसित समझना चाहिए। ठीक है, अब आ गया हृदय रोग। देखो अब सिर की बात हो गई, हाँ ठीक। अब आ जाओ 30 नंबर, यहाँ लिखना है अपनी बुक में लिखना है, वो बेटर रहेगा, ये तो डिलीट हो जाएगा क्लास के बाद। अब आओ, अब आ जाओ, चलो देखो। अब आ गया, पढ़ते हैं हृदय रोग। शोक, पहला ये बात बात कहे तो क्या है आप लगाओ। शोक है, उपवास है, व्यायाम है, रुक्ष शुष्क अल्प भोजन, वायुरविश्य हृदयम जनयंती उत्तमा रुजम, और उत्तम ऊर्जा करेगी, क्योंकि वात की वजह से रुचा होती है। रुचा नास्ति बिना, रुचा नास्ति बिना वातात्, वात के बिना कभी ऊर्जा नहीं होती है। पाको नास्ति बिना पित्तात्, पित्त के बिना पाक नहीं होता है। और पूयो नास्ति बिना कपात, तो कफ के बिना पूई नहीं होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है ना, शोक उपवास आदि। अब याद रखना बात जन्य हृदय, याद रखना, हम शिरोरोग भूल जाओ अब, भूलना मतलब शिरोरोग निकल जाओ, शिरोरोग के बाद अब क्या आया, हम यहाँ आया हृदय की बात कर रहे हो। ठीक है, तो देखो लिखा है लक्षण क्या आएगा, वेपतु, वेपतु मतलब पाल्पिटेशन होगा। अरे यही तो सबसे खतरनाक है, उसको पाल्पिटेशन होगा, खुद की धड़कन सुनाई देगी, इतना ज्यादा धड़केगा, तो वेप टू पाल्पिटेशन। किसी को मरमर भी बोल सकते हैं कि कार्डियक मरमर साउंड सुनाई देगा। वेस्टर्न, टेंशन, स्तंभ, हृदय में बार बार ऐसा लगेगा जैसे मेरा हृदय धड़कना बंद हो गया, रुक रहा है, हृदय की गति में रुकावट। अरे ये रुकावट क्यों होती है, हृदय की गति इरेगुलर कब हो जाती है, जब पूरी तरह से इम्पल्स क्रिएट जनरेट नहीं होता है, एस ए नोट्स, एस ए नोट टू एवी नोट, एवी नोट टू कहाँ, बंडल ऑफ ईच, और बंडल ऑफ ईच से पुरकिंजे फाइबर, यही है ना सीक्वेंस, यही है क्या। तो वो इम्पल्स उस बात की वजह से गड़बड़ हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आप समझो ना, जब आप सोचो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या फिर उसको कोई मायोकार्डियल इंफारेक्शन हो रहा है, तो वहां पर क्या है, पोस्ट कोविड हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, क्योंकि अवश्य बात कुपित हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब तर्पण हो गया ना। अब आ जाओ, मैं बता रहा हूँ, प्रमोशून्यता दर, ब्रैकेट लगा लेना, प्रमोशून्यता दर पे ब्रैकेट लगाना, मार्क करना। हृदय वातातुर्य रूपम जीर्ण चात्यर्थ वेदना, ब्रैकेट लगाना, जीर्ण अत्यर्थ वेदना, ये कौन सी संप्राप्ति है, जीर्ण अत्यर्थ वेदना, बल और काल संप्राप्ति है ना, समझ गए। तो कैसे समझोगे आप, पेशेंट बोलेगा सर मुझे खाना खाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा कम हो जाता है, दर्द नहीं होता है या दिक्कत नहीं आती है, पर खाना खाने के बाद शाम के टाइम बहुत दर्द होता है, पक्का बात। इसीलिए तो पूछना पड़ेगा आपको, संप्राप्ति किसमें आ रही थी, पूर्व रूप रूप उपचय संप्राप्ति किसके अंदर थे, लिंग सूत्र में थे। अरे वो निदान पंचक लिंग सूत्र में आ रहा था, हेतु सूत्र लिंग सूत्र, हेतु में नहीं आ रहा था, लिंग सूत्र में आ रहा था। इसमें आ रहा था तुषार,
मैं निदान बोला ही नहीं ना। तो इसीलिए आपको हेतु के बाद लिंग समझना है। हमने हेतु की बात करी कि नहीं करी ये बताओ। हमने शीर रोग का हेतु बोला, समझा। हृदय रोग का हेतु समझा, बोला। अब लक्षण समझो, मतलब लिंग समझो। तो लिंग को कैसे समझोगे? पूर्ण रूप से, उपशय से, संप्राप्ति से, अनुपशय से। संप्राप्ति में पांचों से संप्राप्ति आ गई। संप्राप्ति के अंदर जितना भी सब सारा जुगाड़ आपको देखना है, ठीक है? वो आपको ऊहा को वितरक से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। तो वहां भी मैं इतना डिटेल में जाऊंगा, सिलेबस में होगा। इसलिए डिटेल में मैं तब जा सकता हूँ जब आपके पास 2 साल 3 साल फ्री हो आप, ठीक है ना? तब हो सकता है। पीजी में जाने की बात करेंगे जी। आप लोग पीजी में चले जाओगे फिर करेंगे, फिर और अपन स्पेशल स्पेशल करेंगे। तो जीर्ण चाद्य वेदना ब्रैकेट लगाया और प्रमो शून्यता दर ब्रैकेट लगाया, ठीक है? और कुछ यार मैं क्या बोलूं इसको यार। जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक रहा है, कोई भी हो सकता है, वो ये ध्यान रहे कि काल किसी को भी नहीं छोड़ता है। 1 साल बाद जो ऐसी हालत होगी ना, फिर। और मेरा काम है सिर्फ एक बार समझा सकता हूँ, 2 बार समझा सकता हूँ, या फिर बोल सकता हूँ मैं उसको। मैं उसकी पर्सनली उसको मैं बार बार नहीं टोक सकता कि उसको क्या सही करना है क्या गलत करना है। चीजें है ना बहुत घातक साबित होती है बात, ठीक है ना? इसलिए कभी भी टाइम का और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपके लिए। अब आ जाओ पित्तज। पित्तज का लक्षण देखो, हेतु क्या है? उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु। क्या क्या? उष्ण रस सभी पित्त को बढ़ाएंगे। क्षार, अम्ल, लवण, कटु, अजीर्ण भोजन। अब बताओ कोई अजीर्ण भोजन आया तो क्या लगाएंगे? कौन सा दोष? दोष की बात आएगी तो अजीर्ण भोजन किसका हेतु है? आयुर्वेद में कहीं भी बोलो। अब आ जाओ फिर। मध्य, क्रोध, आतपेश, चाशु। तो मध्य का सेवन करेगा। क्रोध आ गया, वही क्रोध उधर भी आ रहा था इधर भी आ रहा था, हृदय और शिर रोग में। हृदय पित्तम प्रकुपिति। फिर देखो क्या होगा, बोलेगा यहाँ जलन होगी। तो हृदय दाह, तिक्तता वक्रे। मुख में क्या आएगा? कड़वापन। तिक्त किसका लक्षण है? पित्त का। तिक्त अम्ल। तो वक्रे तिक्त अम्ल, अम्ल रस आएगा क्योंकि विदग्ध पित्त का लक्षण है। तो तिक्त अम्ल उद्गीर्णम क्लम, थकान रहेगी। तो याद रखना किसी के अंदर पित्त कुपित होता है ना, इसीलिए एक बात बोलो क्या, पित्त प्रकृति वाला कोई भी पुरुष होता है ना, वो किसको नहीं सहन कर सकता? वो अत्यधिक क्लेश को सहन नहीं कर सकता। वो क्लेश मतलब वो थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं झेल सकता। उसने तो जाने तो उसको कोई भारी काम नहीं दे सकते आप। पित्त प्रकृति वाला हार मान लेगा और गिव अप कर देगा। वो अरे जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। वो बोलेगा अरे जाने दो यार, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई यार। पित्त प्रकृति वाला वो ये कैरेक्टर है। वो थोड़ी देर में इरिटेट होकर फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है जाने दो। तो वो इतने सुकुमार होते हैं, क्लेश को सहन नहीं कर सकते। और जो क्लेश को सहन नहीं कर सकते वो पित्त प्रकृति का बहुत टिपिकल कैरेक्टर है। पित्त प्रकृति वाले कोई भी काम आराम वाला करते हैं, या फिर जो काम फटाफट हो जाता है वो कर देंगे। और वो इंटेलिजेंट होते हैं तो फटाफट कर देते हैं, पर वो झेल नहीं सकते ज्यादा लंबा, किसी चीज को ज्यादा लंबा खींच के नहीं झेल सकते। तृष्णा, तृष्णा, मूर्छा, ब्रह्म स्वेद। क्या क्या? तृष्णा, मूर्छा, ब्रह्म स्वेद। ये सभी लक्षण पित्त के हैं ना। तृष्णा, मूर्छा, ब्रह्म स्वेद। पित्त हृदय रोग लक्षणम, ये पित्त हृदय रोग। इसमें कुछ भी मार्क मत करना, केवल पढ़ने के लिए हिसाब से था। अब आया कफ हृदय रोग, अत्यादान, बहुत इंपोर्टेंट। अत्यादान और कहाँ आएगा? जनपद ध्वंस में आएगा। कहाँ आएगा? जनपद ध्वंस में आएगा अत्यादान। हाँ। कहाँ? कौन से उपद्रव? कौन से उपद्रव? अरे बाप, वो जीवादान होता है बेटा।
अत्याधान और जीवाधान में फर्क है। अत्याधान का मतलब ज्यादा खाना खाना, और जीवाधान का मतलब होता है खून निकलना। तो ये दान 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 पे मत जाओ, आगे वाला वर्ड भी देखो, पता बड़ा है, बंदी दान करके बैठी है? परीन जी, जीवादान और अत्यादान एक साथ लिख लेना यार, पता पड़ा है। मैं बोल रहा था ना, मोक्ष को भी एक चीज बोली मैंने, आप आपका दिमाग वो देखना चाहता है तो वही देखेगा। फिर आपका दिमाग उसी चीज को देखेगा, आप 3 बार भी पढ़ लोगे ना वही देखेगा। जो रियल है ना वो दिखता ही नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण है मनो अनवस्थित, आया था ना, मनो अनवस्थना, आया था कि मन अनवस्थित है तो प्रत्यक्ष कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर इसको जीवादान पता चला, अत्यादान का जीवादान समझी, और कोई कारण नहीं है। इसीलिए आपका फोकस कितनी बार होना चाहिए एग्जाम में? 120 बार अलग अलग फोकस होना चाहिए। कितना? 120 बार फोकस होगा तो क्या होगा उससे, कि आप एक क्वेश्चन में एक टाइम एक सोच रखोगे, फिर पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्या सोच रहा था मैं, वो किस रेफरेंस से था, गलत हुआ सही हुआ, मैंने क्या लगाया, सब भूल के अगले क्वेश्चन पे 100% फोकस होना चाहिए। इस तरह से आपका फोकस से शिफ्ट होना चाहिए। वरना आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो और पिछला क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा है, और इस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो और उस क्वेश्चन को बोलोगे यार उसमें मैंने क्या ऑप्शन लगाया था, क्या मेरा सही होगा गलत होगा, मैंने क्या गलत ऑप्शन तो। ऐसा भी होता है एग्जाम में बैठे बैठे कि मैंने कहीं पिछले का गलत तो नहीं टिक कर दिया, फिर वापस देखेगा उसको कि हाँ सही है, फिर आगे बढ़ेगा। ऐसा होता है ना? अरे 100% होता है। तो ये ध्यान रखना। तो अत्यादानम गुरु स्निग्धम, अत्यादान किसका मतलब क्या है? अरे ज्यादा खाएगा भोजन, कब कुपित हो जाएगा। तो अत्यादानम गुरु स्निग्धम अचिंतनम अचेष्टनम, चिंता नहीं करेगा, चेष्टा नहीं करेगा, अचिंतनम अचेष्टम, ठीक है ना। फिर निद्रा सुखम च अभ्यतिगम, उधर भी आया था ना, आराम से शुक्र बहुत ज्यादा सोएगा 18 घंटे। कोमल 18 घंटे, तारीफ में क्या बोले हैं? कोमल बोलती है कि मैं बोलती हूँ वो तो बहुत सुनते ही नहीं है ना, तो मुझे 18 घंटे याद। कफ हृदय रोग कारण, तो कफज हृदय रोग के ये कारण है। तो ये निद्रा सुखम से अभ्यतिगम ब्रैकेट लगाना और अत्यादान ब्रैकेट लगाना। अब आ जाओ लक्षण क्या है। हृदय कफ रोग, कफ हृदय रोगे सुप्त स्थिमित बारिकम किसका था अभी, सेम टू सेम। सुप्त स्थिमित बारिकम किसका था? कफ शिरो रोग का और कफ रोग, दोनों एक साथ जाएगा, ठीक है। तंद्रा अरुचि परितस्य, तंद्रा अरुचि सब उसको लगा तंद्रा वो थकान सी, वो लेजीनेस, अरुचि रहेगी, बहुत ही अश्नुवाद। परितस्य का मतलब सब तरफ ऐसा लगेगा मेरा पूरा शरीर, इससे पत्थर रखा हुआ है मेरे शरीर पे, क्या रखा हुआ है? पत्थर। अश्मावृत मतलब पत्थर रखा हुआ है। अब जो त्रिदोष हृदय रोग के कारण, कारण तो क्या होंगे? वही वात के पित्त के कफ के सभी हेतु होंगे। और मैंने आपको यही तो समझाया था कि सन्निपात जो त्रिदोष में क्या फर्क है, ठीक है। तो हेतु लक्षण संसर्गाद उच्चते सन्निपातिकम, तो यहाँ पर सन्निपात है। सन्निपात का मतलब क्या होता है? चलो पता होगा आपको, मैं इसमें टाइम नहीं खराब कर रहा। इसके लिए आता है कष्टद कष्ट साध्य, लिखो। कृचितम कृत्य साध्य किसके लिए आता है? आयुर्वेद में कृचितम कृत्य साध्य किसके लिए आता है? सन्निपात मुतकच्छ, इसके लिए बोलो। सन्निपात मूत्रकच्छ के लिए आता है, याद रहेगा। लिख लिया दोनों, कष्टद कष्ट साध्य, सन्निपात हृदय रोग, और कृचितम कृत्य साध्य सन्निपात मूत्रकच्छ। अब आ जाओ कृमिजन्य हृदय रोग, देखो लिखा है त्रिदोष चेतु हृदय रोग है यो दुरात्मा निषेध थे। तो जो लिखा त्रिदोष के कोप से होने वाले हृदय रोग में जो दुरात्मा पुरुष, अब जो त्रिदोष जिसको हो चुका है हृदय रोग, इसका यही इंपॉर्टेंस। कृमिजन्य हृदय रोग किसको होगा? जिसको पहले सन्निपात हृदय रोग
हुआ है, समझ गए। उसके बाद वो और हेतुओं का सेवन करेगा तब जाके होगा, वैसे ये होगा नहीं। फिर क्या बोला, वो तिल शीर गुड़ आदि का सेवन करेगा, फिर भी मान नहीं रहा है, वो खाए जा रहा है। ग्रंथि तस्य उपजायते, उसके हृदय में ग्रंथि, एक देश में हृदय की एक देश में ग्रंथि हो जाएगी। उस ग्रंथि में क्या होगा, क्लेद होगा, तो वहां क्रम आ जाएंगे। तो लिखा है मर्म एक देश। मर्म एक देश का मतलब क्या है? मर्म एक देश का मतलब क्या है, बोलो। अरे कुछ तो बोलो। मर्म एक देश मतलब हृदय के, हृदय एक मर्म है, उसको किसी एक देश में, मतलब किसी एक एरिया में, समझ गए। हाँ, एक स्थान में। शाबाश प्रीति, आ जाओ। आज तो आ जाओ। तो संक्लेद रसस्य उपगच्छति, अब आ गया ना। कहा, क्योंकि ये किसका स्थान है, रस व स्रोत का, किसका, इसीलिए आया कि संक्लेद रस। क्लेद कहाँ उत्पन्न होगा, रस धातु के अंदर, इसीलिए लिखा है कि ग्रंथि बन जाएगी, उस ग्रंथि में रस धातु आकर क्लेद उत्पन्न कर देगी, आ गया ना। और उस उपहत आत्मा मतलब अजितेंद्रिय पुरुष के हृदय में क्लेद से क्रमि उत्पन्न हो जाएंगे, और फिर अब क्रमि उत्पन्न हो गए। उसी का आदमी, ठीक है। मोक्ष बोल, मुस्कान कुछ बोलना है क्या? फिर क्या होगा, ग्रंथि तस्य उपजायते हो गया। फिर संक्लेदात आ गया ना, पंचमी विभक्ति। अब शुभ चीज ये समझ गए, संक्लेदात मतलब क्लेद आ जाने से क्या हो जाएगा, क्रमी हो जाएंगे, समझ में आया। क्रीमियस्य भवंती, समझ गए कि क्लेद आ जाने से संक्लेदात क्रमेस्य भवंती उपतात्मन मर्म एक देशे संजाता सर्पंतो भक्षंती, और वो फैलेंगे फिर कहाँ पर, हृदय में, उस एरिया में फैलेंगे। तो सर्पन का मतलब क्या, क्रमी क्या करते हैं, इधर उधर चलते हैं, और वो क्या खाएंगे, उसके हृदय को खाएंगे। इसलिए अब इसकी चिकित्सा बड़ी खतरनाक। 39-40 क्या करेंगे, बुद्धिमान स हृदय सूचि बीरी मन्यते, ब्रैकेट लगाना। किसका लक्षण है, बुद्धिमान च स हृदय सूचि विनते, कंफ्यूजन होगा वार्ता जो और क्रमी में, इसलिए ध्यान रखना। छिद्यमानम यत शस्त्रे जात कंडू महारुज, कंडू महारुज, शस्त्रे जात कंडू महारुज, और महारुज क्या होगी, पेन होगा, वो छोटा मोटा नहीं होगा, कौन सा होगा, महान होगा। हृद रोगम कृमिजम तु एते लिंगे बुद्ध्वा सुदारुणम, तो कौन सा रोग होगा, सुदारुण रोग होगा। अब आया ब्रैकेट, इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हृदय एक मर्म है, उसको अगर क्रमिक खा गए खत्म है आदमी। इसीलिए त्वरण, त्वरण मतलब बहुत इमीडिएट इमरजेंसी मैनेजमेंट की जरूरत, इसलिए त्वरण, त्वरित मतलब बहुत जल्दी। जेतु तम विद्वान, जीतना चाहिए किसको, क्रमिजन्य रोग को, विकारम शीघ्रकारिणम, इस शीघ्र ही स्वीकार की चिकित्सा करें, क्योंकि ये प्राण घातक रोग है, कौन सा, क्रमिजन्य हृदय रोग। तो ब्रैकेट लगाना, क्वेश्चन आएगा विकारम शीघ्रकारिणम किसके लिए कहा, आंसर कौन सा रोग, बस। अब आ जाओ दूसरा, इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। पहला था शिरोरोग, दूसरा था हृदय रोग, तीसरा है दोष मान विकल्प से 62 व्याधियां, मिला। देखो इसको पढ़ लेना है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। इसमें श्लोक नंबर है 62, कौन सा, 62 पे आ जाओ। देखो लिखा है दोषा प्रवर्ता स्वम लिंगम दर्शयति यथा बलम। तो देखो लिखा है, बड़े हुए दोष अपने बल के अनुसार अपने अपने लक्षणों को, इसीलिए मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ
क्या बात बोलता हूँ, किसी भी व्याधि के लक्षण किसके लक्षण होते हैं? किसी भी व्याधि के लक्षण किसके लक्षण होते हैं? हमेशा दोष के लक्षण होते हैं। क्यों? क्योंकि दोष, बड़े हुए दोष अपने लक्षणों को बढ़ाया हुआ दिखाते हैं, बढ़ा के दिखाते हैं, और क्षय को प्राप्त हुए दोष के लक्षण अपने लक्षणों को घटाया हुआ दिखाते हैं। समझ गए ना? या क्षय कम दिखाते हैं। तो देखो लिखा है सीना जयति लिंगम स्वाम समा स्वम कुरुते। इसका मतलब यही है कि जब दोष बढ़ते हैं तो वो अपने लक्षण बढ़ा के दिखाते हैं, वो दोष क्षय हो जाता है तो वो अपने लक्षणों का भी क्षय कर देते हैं। तो जब दोष सम रहते हैं तो वो अपने लक्षणों को या अपने काम को सम रखते हैं। ठीक है ना? समझ गए? देखो लिखा बड़े हुए दोष अपने बल के अनुसार अपने अपने लक्षणों को दिखाते हैं, क्षीण हुए दोष अपने अपने लक्षणों को शरीर में कम कर देते हैं, और सम दोष अपने अपने प्राकृत रूप में रहकर अपना अपना कार्य करते हैं। समझ गए? ये बस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दोषों का क्षय वृद्धि क्यों समझना चाहिए। समझ गए ना? चलो अब आगे आज इतने करेंगे या और कुछ करना है? 18 प्रकार का क्षय, ये वैसे कल चैप्टर होगा नहीं, इसमें प्रमेय पीड़िका है तो 2 लेक्चर लगेंगे, 3 लेक्चर लगेंगे। अरे बाप, दिन में नहीं हो सकती। उससे देखो प्रॉब्लम क्या है ना, सब सब बच्चे फ्री नहीं होते ना करेंगे। आपको अभी क्या दिक्कत है बताओ? बोलो, अरे बोलो तो सही। तो आप ये सुबह पढ़ो ना उठ के, यही यही तो सबसे अच्छी बात है। आप सुबह पढ़ो, क्योंकि आप सुबह नहीं पढ़ोगे ना उठ के, सुबह का टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है पढ़ाई का। कभी भी है ना, सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करो, 5-6 बजे। तो यार 8:45 पे क्लास होती है। ये गलत सोच है ना। 8:45 पे क्लास होती है तो आप है ना 8 से 45 तक खाना खा सकते हो ना। तो कोई बात नहीं ना, ऐसे ये अगर आप सोचोगे ना तो कभी नहीं हो सकता, आप कभी नहीं कर सकते ऐसे। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। परिस्थितियों से भाग नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ पाते? अगर आप क्लास, आपको कितनी देर पढ़ना, अच्छा सच ऑनेस्टली बताओ, क्लास के बाद आप आधा घंटा नहीं पढ़ सकते क्या? हाफ एन आवर, ओनली हाफ एन आवर। मैं आपको ऐसे, अब अभी मैंने जो चीज पढ़ाई ना आपको, अभी देखो मैंने कितने श्लोक पढ़ाए, 62। 62 में से 10 श्लोक कम कर दो, 50, 60। मतलब अगर आप कोई बहुत अल्प बुद्धि वाला भी होगा तो भी वो 1 घंटे में इसको पढ़ लेगा। 45 टू 1 घंटे में रीड ही तो करना है, वो जो मैंने मार्क करवाया उसको समझना है, और 1 घंटा तो देना पड़ेगा ना आपको। आप 45 मिनट, 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं तो हर चीज को 2 बार बोलता हूँ, या उस श्लोक को पढ़ता हूँ फिर उसकी हिंदी पढ़ता हूँ। आपको ये नहीं करना है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता? अभी क्लास खत्म हो गई ना फिक्स 10 बजे, मैं फिक्स 10 बजे क्लास खत्म करूंगा डेली, ठीक है? 10 बजे बाद में क्लास नहीं लूंगा। तो आप 10 से 10:30 तो पढ़ सकते हो ना पर ही। तो बस 10 10 साढ़े 10 बजे बाद क्या करते हो ये बताओ मुझे। आप सोते तो नहीं होंगे? सोते कितनी बजे हो? अरे दिल्ली जैसी सिटी में कोई लड़की अगर 10:30 बजे सो जाए तो मैं छोड़ दूँ आगे पढ़ाई पढ़ा। अभी सोएगी 12:30 बजे, क्या करेगी फिर 2 घंटे? हाँ, कटलाई, गप्पे।